समय आगे बढ़ता रहता है। घड़ी की सुई घूमती रहती है, पर कभी कभी गाज गिराने के लिए समय की सुई पीछे भी घूम जाती है। मीरा के समय की सुई आज पीछे की ओर घूम गई, जब बरसों बाद फिर से उसे सुनने को मिला वही डायलॉग, तुम बहुत बुरी हो माँ। वैसे भी हर सुख के साथ दुख बिना बुलाए चला आता है, और दुख के बाद सुख की प्रतीक्षा जीने की जिजीविषा जगाए रखती है। कितना कुछ उधड़ गया इस एक वाक्य की कैंची से। उसकी तमाम मजबूत सिलाई धड़ाकर निकल गई और रंगीन कवर के नीचे से झांकने लगी बेबंद लगी जिंदगी। अतीत के झरोखे से जब झांकने लगी मीरा, तो लगा कि उसका पूरा बचपन बहुत शानदार था। खुशकिस्मत थी मीरा, ग्वालियर राजघराने में जन्मी थी। रियासत अब नहीं थी, पर रहन सहन में ताम झाम शाही शानी शौकत आज भी कायम थी। महल नहीं था, पर उसकी हवेली भी महल से कम नहीं थी। अदब वाले नौकर चाकर भी हर समय अपनी हाजिरी देने के लिए खड़े रहते थे। उसकी कोई भी फरमाइश और ख्वाहिश हर हाल में पूरी की जाती थी। भाई अमर और मीरा हमेशा फूलों के बिस्तर पर सोए, सोने चांदी की थाली में भोजन किया। बिन मांगे इतना कुछ मिला था कि मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। स्कूल कॉलेज की गलियों में उछलते कूदते, किताबों और नोट्स का आदान प्रदान करते, एनुअल फंक्शन के नाटकों में अपना किरदार निभाते, कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी की चुस्कियों के बीच अभय के साथ कब इश्क परवान चढ़ा पता ही नहीं चला। कितना विरोध सहन किया, कितनी बंदिशों का सामना किया। लगभग 3 साल मनाती रही पिता समर सिंह को। बहुत उकसाया सहेलियों ने भागकर शादी करने के लिए, पर ना वो राजी थी ना अभय। शादी जब भी होगी बड़ों के आशीर्वाद के साथ होगी, यही ख्वाहिश थी दोनों की। जब समर सिंह राजी हुए तभी हुई उन दोनों की शादी। बस खालिस एक साड़ी में लिवा लाए थे। उसे पिता समर सिंह बहुत कुछ देना चाहते थे, पर अभय ने इनकार कर दिया। मीरा महल से निकलकर साधारण से परिवार की बहू बन गई। वो खुश थी। उसका जीवन साथी अभय सुदर्शन कद काठी, ऊंचे सपने, सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श सहेजे शांति प्रिय युवक था। उसे गर्व था अपने निर्णय पर। अभय पढ़ने में बहुत अच्छा था और दूसरों को पढ़ाने में भी। उसने शिक्षक की नौकरी कर ली। शुरुआत में जीवन यापन की भी बहुत समस्याएं आई। पाई पाई को दांत से पकड़कर रखना मीरा के वश की बात नहीं थी। कभी कभी उसे थोड़े से खर्च के लिए कई महीनों का इंतज़ार करना पड़ता। महंगी साड़ी और गहने सपना बनकर रह गए थे। छोटी छोटी बातों पर मीरा के यहाँ आए दिन पार्टी का आयोजन होता था, पर अब मीरा को जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर भी सिर्फ मंदिर जाकर संतोष करना पड़ता। कभी कभी झुंझला जाती वो। अपनी झुंझलाहट में अभय की साधारण नौकरी पर तीखे व्यंग करने से भी बाज नहीं आती। उसे गुस्सा आता अभय पर, क्यों दहेज नहीं लिया? अगर लिया होता तो सुख सुविधाओं से युक्त शानदार घर से लेकर महंगी ज्वेलरी तक सब कुछ होता उसके पास। पर अभय का शांत संतुलित व्यवहार उसकी हर नादानी को मुस्कुराहट की हवा में उड़ा देने की कला जानता था। समय के साथ धीरे धीरे अभय के प्रेम ने हर खालीपन को भर दिया। वो खुद भी अभय के रंग में रंगती चली गई। जब प्रेम सर चढ़कर बोलता है तो कमियां ही खूबियां बन जाती हैं। अब ज़रूरतें इतनी ही थी जितनी पूरी हो जाती। आगे चलकर अभय कॉलेज में प्रोफेसर हो गया। बहुत शानो शौकत ना सही, पर बंधी हुई आमदनी जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त थी। अब 2 बच्चों की माँ मीरा का पूरा ध्यान बच्चों की परवरिश पर था। मीरा ने बचपन से लेकर जवानी तक जाने कितने बच्चों को गलत संगत में पढ़ते देखा था, कितने बच्चों को आवारा होकर बिगड़ते देखा था। जाने कितनी बार पढ़ा, कितनी बार सुना कि बच्चे सही परवरिश के अभाव में शराब सिगरेट पीने लगते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। उसके भाई अमर को भी तो नशे की ऐसी लत लगी कि जीवन तबाह हो गया उसका और उसके पूरे परिवार का। सारा धन जमीन जायदाद सब भेंट चढ़ गया इसी नशे की लत में।
माँ पिताजी की जिंदगी भर अफसोस रहा कि अमर ने उनकी दी गई आज़ादी और पैसे का दुरुपयोग किया। 10वीं के बाद अमर को बाहर हॉस्टल में पढ़ने भेजा था। वहीं उसे नशे की लत लग गई। दारू से लेकर चरस, गांजा, हेरोइन, जाने कौन कौन से पदार्थों का सेवन करने लगा था वो बात जब घर तक पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। पिताजी ने बहुत कड़ाई की। नशा मुक्ति केंद्र में भी लंबे समय तक रखा। पैसे देने बंद कर दिए, पर वो कभी कीमती सामान बेचकर तो कभी किसी से उधार लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ही लेता था। खुद की गोल्ड चैन, रिस्ट वॉच तक आधे से कम कीमत पर बेच आता। कभी माँ के गहने ले जाता तो कभी पिताजी की जेब खाली कर देता। यहाँ तक कि गाय बकरी भी बेचकर नशे का जुगाड़ कर लेता। आवारा दोस्तों का एक ऐसा जमघट उसके पास था कि उनकी गिरफ्त से वो बाहर निकल ही नहीं पाया। सब अमर के पैसे पर ऐश कर रहे थे। वो दुधारू गाय था सबके लिए, सो वे लोग किसी भी हाल में छोड़ नहीं रहे थे उसे। हालात दिन प्रतिदिन सुधरने की बजाय बिगड़ते चले गए। माँ किरण देवी बेटे की ठीक होने की प्रार्थना करती, भगवान के आगे आंचल फैलाती, आंसू बहाती, बेटे को अपनी सौगंध देती, पर पानी सर से ऊपर निकल चुका था। वे अपनी तमाम मान मनोबल और शक्तियों के बावजूद उसे रास्ते पर नहीं ला पाए। उनके अंतिम समय में न पैसा उनके पास रहा, न संतान ही। माँ पिताजी की परिस्थिति ने उसे भी तोड़कर रख दिया था। वो माँ पिताजी को दिलासा देती, उनके घाव पर संवेदनाओं की मरहम पट्टी करती। कभी कभी उनके पास सप्ताह भर रह आती, कभी जिद करके उन्हें अपने पास ले आती। पर बेटे के गम में घुलते हुए असमय बूढ़े हो गए और जाने किन किन रोगों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया था। मीरा चाहकर भी उनकी असमय मृत्यु को रोक नहीं पाई। बहुत विचलित थी वो भाई अमर के कारनामों से। सारी प्रतिष्ठा, धन, रुतबा सब कुछ नशे की भेंट चढ़ गया था। अमर का परिवार पाई पाई को मोहताज हो गया था। भाभी अपने बच्चे को लेकर पीहर चली गई। अमर ने कब, कहाँ, किन हालातों में जीवन जिया जानती तक नहीं मीरा। बचपन में साथ खेले भाई की मौत पर 2 आंसू तक नहीं बहा पाई वो। अमर स्वयं तबाह हुआ ही, पर साथ में पूरे परिवार की तबाही का कारण भी बना। अमर की जिंदगी के काले पृष्ठों ने मीरा को पत्थर दिल बना दिया था। अब वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी, पर उनके भविष्य को लेकर हमेशा ही अत्यधिक सावधानी बरतती थी। भीतर के नरम दिल को कभी बाहर नहीं आने देती। अपनी भावनाओं के बहाव को जबरदस्ती सीने छुपाकर कठोरता को धारण कर लेती। उसने अपने बच्चों को हमेशा ही अनुशासन में बांध कर रखा। निश्चित समय पर खाना पीना, सोना, पढ़ना और खेलना, किसी भी तरह की कोई कोताही उसे बर्दाश्त नहीं थी। अमर की बर्बादी को बहुत नज़दीक से देखा था मीरा ने। शायद यही कारण था कि अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा उदार नहीं रह पाई वो। कभी कभी अभय समझाते, सबको एक तराजू में नहीं तोला जा सकता मीरा। सब बच्चे अमर की तरह आवारा नहीं निकलते। प्रिया और अभिषेक को अपना बचपन जीने दो। बंदिशों का ऐसा पहाड़ मत खड़ा करो कि उनका व्यक्तित्व ही मर जाए। इस पर मीरा प्रतिकार करती, देखो अभय, तुम बच्चों के मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत। मैं माँ हूँ उनके भले की खातिर ही मैंने अपनी ममता को भीतर ही भीतर दबोच रखा है। वो एक बार पढ़ लिख कर अपनी मंजिल पाले, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, अपना भला बुरा समझने लगे, बस फिर मैं आज़ाद कर दूंगी उन्हें। फिर जहाँ चाहे उड़े, मैं रुकावट नहीं बनूंगी। पर जब तक वे उड़ने लायक नहीं हो जाते, कोई समझौता नहीं। अभय, मैं ना तो इतनी लचर पेरेंटिंग कर रही हूँ कि बच्चे बिगड़ जाए, ना ही रबर पेरेंटिंग की बच्चे टूट जाए। मैं उस कुम्हार की तरह हूँ जो भीतर से सहारा देने के बाद ही बाहर चोट करता है। अभय उसकी दलीलों का मुकाबला नहीं कर पाते तो चुप हो जाते। दिन महीनों में और महीने सालों में तब्दील होते जा रहे थे। प्रिया और अभिषेक दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। प्रोफेसर पिता और माँ के कठोर अनुशासन में बड़े होते बच्चों की जब भी कोई जिद पूरी नहीं होती,
सीमित सी पॉकेट मनी न फिल्म देखने की इजाज़त देती, न ही रेस्टोरेंट जाने की। जब भी बच्चों को लगता वे दूसरे बच्चों की तरह आज़ाद नहीं हैं, जब भी उन्हें टीवी देखने से रोका जाता, परीक्षा के दौरान तो टीवी का कनेक्शन तक कटवा दिया जाता था, तब प्रिया और अभिषेक दोनों के मुंह से एक ही डायलॉग निकलता, तुम बहुत बुरी हो माँ। इस डायलॉग को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने का दिखावा करती, पर भीतर ही भीतर मीरा तड़प कर रह जाती। एक माँ को उसकी ही संतान बुरा कहे, इससे ज़्यादा दुख इस दुनिया में किसी को किसी बात से नहीं हो सकता। मीरा सोचती, मैं ये सारी शक्तियाँ तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए ही तो कर रही हूँ बच्चों। जिस दिन कुछ बन जाओगे, इस माँ की शक्तियों का मर्म समझ पाओगे। जिस दिन तुम माँ बाप बनोगे तब जान जाओगे कितना मुश्किल होता है अपनी ममता का गला घोटकर अनुशासन का पाठ पढ़ाना। ऐसा नहीं था कि वो कोई हिटलर थी। घर पर बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करती, एक एक लजीज डिश वो खुद पकाती, टिफ़िन ऐसा डालती कि सारे दोस्त टूट पड़ते थे। जब भी कोई अच्छी मूवी थिएटर में लगती, वो प्रोफेसर साहब के साथ बच्चों को भी लेकर ही जाती। बच्चों के बिना कभी कोई मूवी वे लोग नहीं देखते। 2 साल में एक बार कहीं ना कहीं घूमने भी अवश्य जाते। पर हाँ, वो बेमतलब की फिजूल खर्ची नहीं करने देती। घर में बैठकर वीडियो गेम नहीं खेलने देती, बेसिर पैर का गेम शो WWF नहीं देखने देती, बाहर के जंक फूड नहीं खाने देती, आवारा दोस्तों को वो पल भर नहीं टिकने देती, बच्चों से मेहनत करवाती, एक एक नंबर के लिए पीटीएम में टीचर का सर खाती, बच्चों को सुबह जल्दी उठाकर पढ़ने बिठाती, फिर भले उसको खुद भी जागना क्यों ना पड़े। और बस इन्हीं सब की बदौलत जाने कितनी बार बच्चों के मुंह से सनसनाता एक तीर निकलता कि तुम बहुत बुरी हो माँ, जो उसके सीने को क्या पूरे अस्तित्व को तार तार कर जाता था। इतना सब होने के बाद भी वो पीछे नहीं हटी। अभय भी उसकी लगन, मेहनत और इरादों को जानते थे, इसीलिए उसके और बच्चों के बीच कभी नहीं आए। बच्चों को प्रोग्रेस देखकर वे भी बहुत खुश थे। ये तब की बात है जब प्रिया कॉलेज में और अभिषेक 11वीं कक्षा में था। अचानक दिल की गति रुक जाने से अभय उसे छोड़कर चले गए। भरी दुनिया में बच्चों के सिवा उसका कोई नहीं था। महीनों बाद जब वो संभली, तब लगा घर की आर्थिक स्थिति को संभालने और बच्चों की परवरिश की खातिर उसे अब हर हाल में नौकरी करनी होगी, अन्यथा बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा और ऐसा वो हर हाल में नहीं होने दे सकती। थोड़ी सी कोशिश और अभय के दोस्तों की सिफारिश से उसे अभय के कॉलेज में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। अब उसके संसाधन और आमदनी एकदम सीमित हो गए थे। जवानी की दहलीज पर, उम्र के जिस मोड़ पर बच्चों को पिता के साये की बेहद ज़रूरत थी, अभय उन्हें छोड़कर चले गए थे। मीरा ने तब जी तोड़कर कोशिश की कि बच्चों को कोई कमी ना रहे। नौकरी और घर दोनों धुरियों को साधती हुई आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए वो चुपचाप चली जा रही थी। अपने मकसद पर उसकी नज़रें टिकी थी। पुरुषार्थ का प्रतिसाद भी मिला उसे। प्रिया ने इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद MBA किया और फिर साथ में पढ़ने वाले पंकज से शादी। अभिषेक ने इंटीरियर डिज़ाइनर की डिग्री लेकर एक बड़ी कंपनी में डिज़ाइनर के तौर पर अपना जॉब शुरू किया। कंपनी ने उसे अमेरिका भेज दिया। लगभग 3 सालों से वो वहीं है। मीरा खुश थी। बच्चों की तरक्की देखकर वो पुराने सारे गम भुला चुकी थी। अब बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए शरीर के साथ एकांकी रहना खलता जरूर था, पर वो अपने आप को व्यस्त रखती। रिटायरमेंट में अभी 2 साल शेष थे। आगे की ज़िंदगी के बारे में बहुत नहीं सोचा उसने। दिन सरकते जा रहे थे। यही क्या कम है। दिन कॉलेज में निकल जाता और रात किताबों और संगीत के सहारे। ऐसे में साल भर की शादीशुदा बेटी 2 दिन पहले जब अपना सूटकेस उठाकर पति पंकज से झगड़कर उसके पास चली आई, तो उसके शरीर पर आसमान की तमाम बिजलियां मानो एक साथ गिर पड़ी थीं। बेटी और दामाद से पूछताछ करने और उनकी बातों की तह तक जाकर उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार की लड़ाई है। जहाँ छोटी छोटी बातों को उसकी प्रिया ने इशू बना लिया था। मीरा जानती है छोटे मोटे झगड़े हर पति पत्नी के बीच होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़कर चले जाओ।
रिश्तों को बनाना आसान होता है, पर ताउम्र उन्हें सहेजना मुश्किल। तिल का ताड़ बना लेना किसी समस्या का हल नहीं होता, जबकि आपसी समझदारी से हर समस्या की समाधान निकाला जा सकता है। मीरा ने प्यार से समझाया प्रिया को। देखो प्रिया, मैं ये नहीं कहती कि तुम किसी का अत्याचार को सहन करो, किसी की गुलाम बनकर जियो, किसी को स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने दो, पर इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम पति से बेमतलब लड़ झगड़ कर मेरे पास रहने चली आओ। अपनी गलती को गलती ना मानो। उसकी बात सुनते ही बिफर गई थी प्रिया। जानती हो, जवानी में तुमने कभी डिस्को नहीं जाने दिया, सहेलियों के साथ फिल्म भी नहीं देखने देती थी तुम। कभी जरा से खुले कपड़े पहनती तो तुम्हारी टोका टाकी चालू हो जाती थी। पर अब तो मैं खुद कमाती हूँ, तब भी क्या अपनी पसंद से नहीं जी सकती? पहले तुम और अब तुम्हारा दामाद। जरा सी बियर क्या ले ली मैंने उस दिन, पूरे 2 दिन तक बात नहीं की मुझसे। मुझे नहीं पता था कि इतने खुले विचारों का होने के बावजूद इतना दकियानूसी निकलेगा मेरा पति पंकज। और तुम कहती हो वहीं चली जाऊं वापस? तुम मेरी माँ हो या मेरी दुश्मन? प्रिया ने पांव पटकते हुए कहा। मैं तुम्हारी माँ हूँ प्रिया, इसीलिए कह रही हूँ, सही रास्तों का चुनाव ही सही मंजिल पर ले जाएगा। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारी जगह अगर वो शराब पीकर घर आता तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतती? बियर पीना, भड़काऊ वस्त्र, देर रात तक चलने वाले डिस्को हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आधुनिकता का झूठा दिखावा हमें कहीं का नहीं छोड़ता बेटी। पंकज तुम्हारे हित की बात करता है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। अगर वो तुम्हारी परवाह ना करे तो अच्छा लगेगा तुम्हें? तुम जानती हो मैं वो माँ नहीं हूँ जो अपनी संतान की कमियों पर पर्दा डालकर उसका अहित करे। अगर गलती तुम्हारी है तो उसे स्वीकार करने में हिचकिचाहट कैसी सी? अहंकार से किसी समस्या की समाधान नहीं होता मेरी बच्ची। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बात होती रहती है, पर उस छोटी सी बात को जीवन पर हावी होने दोगी तो जिंदगी में बिखराव के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं, बसते हुए देखना चाहती हूँ। नादान कदमों की लड़खड़ाहट से लंबी रेस को नहीं जीता जा सकता, इसीलिए समझदारी से काम ले लो। तुम्हारे साथ जिस दिन कुछ गलत होगा मैं खड़ी रहूंगी तुम्हारे साथ, पर तुम्हारी गलतियों को अनदेखी मैं नहीं कर सकती। पर माँ, मैं खुद कमाती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, फिर क्यों रहूँ किसी कैद खाने में? आज़ाद होकर जीना चाहती हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आखिर तुम भी तो अकेले रहते रहते थक गई होगी। मैं साथ रहूंगी तो तुम्हें भी आराम रहेगा। प्रिया ने मीरा का हाथ पकड़कर चापलूसी भरे स्वर में कहा। घर कोई कैद नहीं होता प्रिया। पंछी चाहे जितनी लंबी उड़ान भरे, शाम को थककर अपने घोंसले में ही लौटता है। आसमान में तो विश्राम की गुंजाइश ही नहीं है। धरती को छोड़कर जीने की चाह हमें कहीं का नहीं छोड़ती है। अनुशासन को जंजीर मत मानो प्रिया। अनुशासन विहीन समंदर सुनामी के अलावा कुछ लेकर नहीं आता। और हाँ, मेरी चिंता तो तुम रहने ही दो लाडो। मैं अपनी जिंदगी अभी आराम से जी रही हूँ। मुझे सहारे की आवश्यकता नहीं है। जब होगी तब तुम्हारे पास खुद आऊंगी। तब चाहो तो नाती की परवरिश की जिम्मेदारी बेशक मुझे दे सकती हो। तिरछी नजरों से प्रिया के चेहरे के मनोभाव को पढ़ने की कोशिश करते हुए मीरा ने कहा। प्रिया ने कितना सुना, कितना समझा, कितना स्वीकार किया, कहा नहीं जा सकता। तुम बहुत बुरी हो माँ। कहते हुए प्रिया सूटकेस में कपड़े रखते हुए पंकज को फोन करने लगी तो मीरा ने चैन की सांस ली। महीनों बाद घर आई बेटी का ऐसा स्वागत वो कतई नहीं करना चाहती थी, पर क्या करती। वो एक ऐसी माँ थी जो अपने बच्चों का हित साधने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखना जानती थी। वो ऐसी माँ नहीं थी कि बेटी की गलतियों के लिए दामाद को दोषी ठहरा। वो एक मजबूत और सुदृढ़ सोच वाली माँ है जिसे अपने बच्चों की खुशियों के लिए बुरा बनकर रहना पसंद है। मैं बहुत बुरी हूँ बच्चों, पर तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा इन्हीं बुरे हाथों में है। सोचते हुए मीरा अपनी नम आंखों को बेटी से छुपाती हुई मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।